हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में चर्चा हो रही है। आज इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो आज बच्चों हमारा एक नया टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो क्या है भाई? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? देखिए बच्चों, when two equal but opposite charge placed at very few distance, मतलब very small distance, placed at very small distance, then this arrangement is called electric dipole। मतलब एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, मतलब इक्वल भी हो, देखो क्यू दोनों है, अपोजिट भी हो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, और ये एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे, हम ज़्यादा डिस्टेंस लिए बना रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। ठीक है, जबकि रियलिटी क्या है, इतनी दूर नहीं, बहुत पास, और इससे भी ज़्यादा पास, मतलब बहुत पास रखना है इसको। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या बोलेंगे? व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज placed at very small separation then the arrangement is called electric dipole। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे HCl। HCl भी एक क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्यों? क्योंकि जो HCl का जो बॉन्ड बनता है बच्चों, जैसे कैसे बॉन्ड बनता है, देखो H इधर, Cl इधर, ये मान लो उसका बॉन्ड है। वैसे तो ये एंगस्ट्रॉम में होता है, बहुत छोटा होता है, बट इसको हमने बड़ा बना दिया ताकि समझ में आए। ठीक है, हमको पता है Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से Cl बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। जो बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन जो है उनको Cl क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि Cl पे पार्शली निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो HCl है, HF है, ये सब क्या होते हैं? इनमें सब में इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज इक्वल और अपोजिट होते हैं, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। जैसे एक माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। इस डिस्टेंस को लिखते हैं बच्चों 2L से। इस डिस्टेंस किससे लिखते हैं? 2L से। 2L से क्यों लिखते हैं? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अभी आप आगे देखेंगे कि डायपोल के सेंटर से सारी डिस्टेंस मानी जाती है। तो सेंटर से जब मानेंगे, तो अगर इसको 2L माना है तो इधर सेंटर जैसे ये है तो इसकी इधर की AL हो जाएगी और उधर वाली भी AL हो जाएगी। तो हमको ये सारा कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा जूम करके बना दें, मतलब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है जैसे, तो ये डायपोल है, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या मानते हैं? 2L। क्यों? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस इधर की L हो गई और इधर की L हो गई। ठीक है, अब सारी डिस्टेंस आगे चल कहाँ से लेनी है? सेंटर से इधर, इधर, यहाँ जो भी डिस्टेंस लेना होगा सब सेंटर से ले जाएंगे। तो वहाँ पे फ्रैक्शन में आने पर कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है, तो उसको इजी करने के लिए इसको 2L मानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये क्या होता है भाई? तो द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इसको P से लिखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and separation between charges in the dipole is called electric dipole moment। मतलब ये हो गया Q into 2L। 2L का मतलब होता है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। 2L का मतलब क्या होता है? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, जो भी है, मतलब जैसे यहाँ 2L है तो 2L लिख दिया, कहीं A मान लेंगे दो चार्ज के बीच डिस्टेंस तो Q into A आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है?
P बराबर Q इंटू 12। इसकी और एक डेफिनेशन आती जो लिखी जाती क्लास 12 में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे वो अभी टॉर्क से आएगी वो डेफिनेशन, अभी हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए भाई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो किधर होती है? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, तो माइनस से प्लस की तरफ। मतलब अगर यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनानी हो तो क्या है कि माइनस से प्लस इस साइड, ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, P। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर होता है? माइनस Q से प्लस Q। अब आगे हम बात करेंगे अभी कि इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या टॉर्क लगेगा जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। सारी डेरिवेशन हम लोगों को पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस, ठीक है। कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, मान लीजिए ये है, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, तो इसकी एक्सिस पे, या इसको इन डाउन पोजीशन भी बोलते हैं। एक्सिस का मतलब होता है बच्चों दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन। यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी, चाहे इधर निकालो चाहे इधर निकालो, मतलब जोड़ने वाली लाइन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, ठीक है। तो हमको बच्चों एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, ठीक है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, हमने कहा ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, डायपोल का जो सेंटर है उससे डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी। बच्चों यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला यूज होगा वो ये यूज होगा कि अगर कोई Q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यही फार्मूला यहाँ पे हमको यूज करना है बार बार। कैसे भाई? यहाँ अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या करेंगे? प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो प्लस Q पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये फार्मूला लगा लेंगे। फिर हम माइनस Q चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो भी पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करेगा, उससे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। फिर दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे, टोटल कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालने से पहले हमको इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बतानी पड़ेगी। हमको पता है अगर किसी Q चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फार्मूला ये होता है 1/4πε0 Q/r²। मतलब जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। यहां हम बच्चों प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस Q से निकालेंगे। तो पहला काम हमारे पास होगा कि हम ये पता करें कि इस प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ठीक है। फिर माइनस Q से इसकी डिस्टेंस निकालें, तब तो ये फार्मूला यूज कर पाएंगे। अच्छा, हमको ये पता है कि जो डायपोल होता है, डायपोल की टोटल लेंथ क्या होती है? 12 होती है। मतलब सेंटर से, अगर सेंटर है O तो इससे इधर L और इधर L, ये डिस्टेंस क्या है? 12, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट को बेटा P ना कह के A कह दे, कोई दिक्कत तो नहीं, पॉइंट A पर निकालनी, बात वही। अब हम क्या करेंगे? पहले प्लस Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे A पॉइंट की। क्या कैसे निकलेगी भाई? तो ये वाली दूरी चाहिए तुमको। सोचो ये पूरी डिस्टेंस R है, देखो ये पूरी डिस्टेंस R है, उसमें से ये वाली हटा दो तो ये वाली निकल आएगी। भाई ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर R है, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी R माइनस ये वाली हटा दो इस पूरे में से, तो यहाँ वाली मिल जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी R माइनस L। समझ में आ रही बात? भाई टोटल R थी, अब यहाँ तक चाहिए, तो ये वाली देखो यहाँ थी R, इतनी कम कर दी तो ये L कम हो गई ना, L कम हो गई तो क्या बची? R माइनस L। ऐसे ही सोचो बच्चों, यहाँ तक R है, यहाँ L, तो अगर यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो क्या होगा? ये R है और ये L,
तो ये आर उसमें ये वाली जुड़ जाएगी, तो यहाँ माइनस क्यू से इसका टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर प्लस एल। क्यों, आर प्लस एल, ये जुड़ गई, समझ गए। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो पहले हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब हमको पता है क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4πε0 क्यू जो भी चार्ज है अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इससे इसकी डिस्टेंस क्या है, r माइनस एल, उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, जो डिस्टेंस कितनी ही है, ये है r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गई प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। किससे निकालेंगे बच्चों, माइनस क्यू चार्ज से। तो ये क्या निकलेगा बच्चों, इसको अगर हम E2 कह दें तो क्या निकलेगा सोचो, तो E2 निकलेगा 1/4πε0 क्यू, देखो चार्ज अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो माइनस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एल, तो अपान में क्या आएगा, ये आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट में। अब दोनों की डायरेक्शन पहले देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, हमको पता है ना। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, आउटवर्ड। माइनस क्यू चार्ज से अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या होती है, इनवर्ड। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर, बाहर का मतलब इस साइड होगी, ये हो गई E1। माइनस चार्ज से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो ये कहां होगी, इधर होगी, E2 होगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको घटा कर आता है। वैसे तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमको लगाना चाहिए, क्या, E इक्वल टू रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और सॉल्व कर लो तो वो यही निकलेगा कि जो E नेट आएगा फाइनली वो आएगा बच्चों E1 माइनस E2। वैसे भी हमको पता है अगर दो वेक्टर अपोजिट में हो तो उनका रिजल्टेंट उनको घटा कर आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करके आता है, तो ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। E बराबर क्या आएगा, E1 1/4πε0 क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/4πε0, देखो दोनों में है, कॉमन ले लें, Q दोनों में है, कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें जरा, ये क्या आएगा, ये आएगा Q/4πε0, एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आएगी जरा सोचो, तो E की वैल्यू अब आ जाएगी हमारे पास, ये यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगी Q/4πε0, ठीक, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वैसे ही आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, लिख दें यहाँ पे, बिल्कुल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl।
माइनस में क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो इसकी जगह आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, अच्छा अपान, इसको हटा दे बच्चों, बिल्कुल हटा सकते हैं, ये सब हटा दें। अपान नीचे क्या आएगा बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम चाहें तो इनको डायरेक्ट एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एल, आर प्लस एल, और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी, बात तो वही, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ई की वैल्यू क्या आएगी सोचो, यह आएगी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब यहाँ अंदर माइनस लगा दो सब में, क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2RL अपान ए माइनस बी ए प्लस बी, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही आर माइनस एल आर प्लस एल, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इन दोनों पे बाहर क्या है होल स्क्वायर लगा हुआ, उसको लगा देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे जो सेम टाइप के टर्म है, जैसे देखो आर स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये एल स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऊपर हमारे पास बच रहा बच्चों ई इंटू ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 4RL। देखो 2RL कितना हो गया 4RL अपान नीचे यह क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू। तो देखो बच्चों होता क्या है कि R की वैल्यू बहुत बड़ी होती है L से, मतलब ये तो आपको डायग्राम बनाया गया ताकि समझ में आए। बाकी होता क्या है कि जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेज के बीच में डायपोल में बहुत कम होती है, मिलीमीटर में और कम माइक्रोमीटर में, और जो डिस्टेंस स्मॉल R है वो सेंटीमीटर में, मीटर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है उसकी अपेक्षा। तो कहने का सेंस ये है कि जो R है वो बहुत बड़ा है L से। अच्छा जब ये बहुत बड़ा है तो इसमें एल स्क्वायर को जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसको जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये आर स्क्वायर ही बना रहेगा। ऐसे समझो, एग्जाम्पल ले लें, अगर आर मान लो 50 सेंटीमीटर में कह दूँ और एल मान लो मैं कह दूँ 1 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर कितना आएगा बताओ? आर स्क्वायर इससे कितना आ सकता है बताओ? आर स्क्वायर आ सकता है 2500, आ सकता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसमें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखूँ तो कितना आएगा बताओ? तो आएगा 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2500 माइनस 1 यानी कि 2499। क्या ये इसके सिमिलर है 2500 के? बिल्कुल। तो ये 1 घटाने से, 1 का स्क्वायर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को केवल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ नेग्लिजिबल हो जाएगी। अच्छा इसको हटा दें, ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अपान में क्या आएगा भैया? अपान में आएगा आर स्क्वायर इसकी जगह आया, और पावर कितना है इसकी 2। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? तो इसको लिखेंगे अब बेटा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, ऊपर 4RL है। तो ऐसा करते हैं, क्यों तो ऐसे रहेगा, इस 4RL को हम तोड़ दें 12 इंटू 2R, लिख सकते कि नहीं बताओ? 12 इंटू 2R, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 4RL, वैसे मिल जाएगा बिल्कुल। अपान में आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब आर की पावर कितना हो गया 4, आर की पावर कितना हो गया 4। अब बच्चों आपको डेफिनेशन से पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है? Q इंटू 2L। P का वैल्यू क्या होता है? Q इंटू 2L। तो यानी कि Q इंटू 2L ये मिलके क्या बन जाएगा? P। R एक ऊपर है, नीचे एक पावर कम हो जाएगी, तो R की पावर कितना बचेगा 3। यानी कि फाइनली E का फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 Q इंटू 2L की जगह P अपान R की पावर 4 था, एक R आके कम कर दिया पावर, तो R की पावर 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट एक्सिस,
अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ? तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली थी? E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 बड़ा था, E1 का डिनोमिनेटर छोटा था, इसलिए E1 की वैल्यू क्या थी? बड़ी थी। तो E1 में E2 को घटाया तो रिजल्टेंट किधर होगा? जब दो वेक्टर अपोजिट में लगते हैं तो रिजल्टेंट उधर होता है जो वेक्टर बड़ा हो। तो E1 बड़ा था मतलब रिजल्टेंट इधर होगा, E1 की तरफ। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। ठीक है। अच्छा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किधर होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, यानी कि वो किधर होता है? इस साइड होता है, -q से +q, p इधर होता है। तो p और e हमेशा क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब e वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा हमेशा किससे? p वेक्टर से। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो एट एक्सिस या इंड ऑन पोजीशन पे किसी डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? वो होती है 1/4πε0 2p/r³, जहाँ p क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन में होती है, उसके पैरेलल होती है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, या इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। इसका मतलब चाहे हम कहें इक्वेटोरियल लाइन पे बताओ, चाहे एग्जामिनर आपसे बोले कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे बताओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। किसी डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखना है। बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायपोल कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ये +q चार्ज है और ये -q चार्ज है। चाहो तो इस डायपोल को कुछ नाम भी दे सकते हो, कुछ नाम दे दें। चलो इसको A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं। ठीक है। और डायपोल की लेंथ क्या है बच्चों? 12 है। तो लेंथ 12 कैसे मानते थे? अगर O इसका सेंटर है किसका? डायपोल का, तो ये लेंथ अगर L है तो ये लेंथ भी क्या है? L। हमको बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। इक्वेटोरियल क्या होता है कि इसके डायपोल के सेंटर से जाने वाली लाइन और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्ज, मतलब सेंटर से जा रही हो और इस चार्जेज को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये ऐसे ये 90 डिग्री है। ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं बच्चों। मान लीजिए आपने कहा ये C पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट। अच्छा, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो क्या है? ये स्मॉल r है। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? स्मॉल r। तो है क्या कि हमको यहाँ पे C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। किसकी वजह से बताना है? इस डायपोल की वजह से बताना है। ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो पहले बच्चों हम इस -q चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस +q चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दोनों का नेट कर देंगे, इक्विवेलेंट ले लेंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो जब यहाँ से हमको -q चार्ज से C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। जब तक ये डिस्टेंस पता नहीं होगी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? क्योंकि पता है ना कि अगर कोई q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है? kq/r², जहाँ पर k जो है वो एक कांस्टेंट है और k की वैल्यू एयर के लिए 1/4πε0 होती है, यानी कि E बराबर हो जाता है 1/4πε0 q/r²। ये किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। कहाँ पे? डिस्टेंस r पे अगर निकालना हो तो किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम पहले इस -q चार्ज से डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस -q चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? भाई ये L है, ये R है, ये एंगल 90। तो देखो ये क्या बनना है बच्चों? ये क्या बन गया? ये राइट एंगल एंगल बन गया। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है? रूट में r² + L²। कैसे भाई? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वहाँ सॉल्व कर लिया तो ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम ये वाली भी डिस्टेंस निकालें बच्चों, सिमिलर है। देखो
तो ये वाली भी क्या निकलेगी आपकी, ये वैल्यू भी क्या निकलेगी, ये भी निकलेगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ये क्या निकलेगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, हमको सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी, सोचो, पहले वैल्यू निकालेंगे तब डायरेक्शन देखेंगे फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये निकलेगी मान लो E1, तो क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो क्या फार्मूला होता है, अगर Q चार्ज है r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r स्क्वायर, वही लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q चार्ज, इसका चार्ज कितना है बच्चों, Q है। अच्छा, अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर करो, तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पूरे का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब E1 हमारे पास क्या आएगी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अच्छा, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देखो भाई, प्लस क्यू चार्ज से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो वो क्या निकलेगी, उसको हम E2 मान लें अगर, तो E2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर वही बात है चार्ज Q अपान डिस्टेंस के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि अपान में आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बात यह है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो हमने आपको समझा रखा है कि निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहीं पर भी निकालनी है तो क्या होती है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको देखनी है तो क्या होती है बच्चों, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर हम माइनस क्यू चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या निकलेगी बताओ, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये E1 बन गया, वेक्टर बना दें, बिल्कुल। अगर प्लस क्यू चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो किधर निकलेगी बताओ, बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ मतलब ये जो जोड़ने वाली लाइन है इस पे बाहर की तरफ, ऐसे ये बनेगी हमारे पास E2। ठीक है, अच्छा, तो E1 इधर और E2 इधर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके वेक्टर कर देंगे। देखो बच्चों, ये एंगल क्या है इधर, अगर ये एंगल थीटा था इस ट्रायंगल में, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABC को अगर आप ध्यान से देखिए, ABC, तो ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, इसकी दो साइड क्या है, सेम। और हमको पता है जिन ट्रायंगल के साइड सेम होते हैं उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान दो बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, ये अल्टरनेट एंगल, इसलिए थीटा हो गया। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, याद करो, जब दो ऐसे पैरेलल लाइन होती है तो ये वाले, अगर ऐसे कोई लाइन जा रही है तो ये वाले एंगल सेम होते हैं। इसको कौन से एंगल बोलते थे, इसको बोलते थे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो याद देखो, ये साइड इसके पैरेलल है ना, ये लाइन जो खींची गई है ये इसके पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अब बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ले सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। देखो E1 को ब्रेक करो पहले, तो एक E1 का कंपोनेंट इधर जाएगा, क्या होगा भाई इधर वाला कंपोनेंट, ये होगा E1 cos थीटा, इधर वाला क्या, हमको पता है ना जब किसी चीज का वेक्टर से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो जो एंगल से जुड़ता है वहां cos थीटा कंपोनेंट जाता है। दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा भाई, इस तरफ जाएगा। ये कितना जाएगा, ये जाएगा E1 sin थीटा, तो नीचे की तरफ क्या जाएगा, E1 sin थीटा। अच्छा,
अब देखो बेटा, इसको आगे बढ़ा दें, ऐसे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब E2 के कंपोनेंट करो तो E2 का ये थीटा से जुड़ा वाला कंपोनेंट क्या होगा, E2 cos थीटा, सब वेक्टर में ही है अभी। ये इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बताओ, ये होगा E2 sin थीटा, ये E2 के कंपोनेंट हो गए। अब ध्यान से देखो, हमको पता है कि E1 जो है, जो अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो बराबर है E2 के, मैं वेक्टर की अभी नहीं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इससे पता चल रहा कि E1 sin थीटा जो होगा वो बराबर होगा किसके, E2 sin थीटा के। मतलब ये वाला वेक्टर इसके बराबर है। जब दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं, मतलब देखो मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्यों, देखो ये अगर कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स इधर लगाए, एक फोर्स इधर लगाए और दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगे, तो ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या लग गया, जीरो। अगर कोई एक फोर्स ज्यादा हो गया तो ये उसी तरफ चली जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ का वेक्टर क्या है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ऊपर उतनी नीचे, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है और ये आपस में क्या है, अपोजिट है। तो ये एक दूसरे क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब सो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसल्ड ईच अदर। कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर बच्चों हम बात करते हैं कि हमको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जब ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो बचे कौन से कंपोनेंट, ये वाले, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। तो अगर इसको आप पैरेललोग्राम से देखेंगे तो ये आसानी से क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से सी पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों के मैग्नीट्यूड जुड़ जाएंगे। बट हमको तो पता है कि E1 जो है वो E2 के बराबर है भैया, बिल्कुल पता है। तो अगर E2 की जगह E1 रख दे तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो ये बनेगा 2E1 cos थीटा। क्या बनेगा, 2E1 cos थीटा। अच्छा, अब हम E1 और cos थीटा दोनों की वैल्यू रख दें। E1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, cos थीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो पहले निकाल देते हैं cos थीटा। सोचो कितना आएगा, सोचो इसमें cos थीटा कितना आएगा, किसी भी ट्रायंगल में ले लो। इन ट्रायंगल OBC, कौन सा लिया, OBC, इसमें देखो cos थीटा किसके बराबर होगा बताओ, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, L, हाइपोटेन्यूज कितनी है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि L अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब जब cos थीटा और E1 की वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा E इज इक्वल टू 2E1, E1 की वैल्यू रख दो। E1 की वैल्यू क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से जो आई वो रख दो। क्या आई है बच्चों, ये आई है L अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या आई, L अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इधर सॉल्व कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो भाई, तो E बराबर आएगा यहां से क्या, 2QL, ऊपर क्या है 2QL, और हमको पता है 2QL किसके बराबर P, और यहां पे बच्चों P क्या है,
P है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2QL को मिला के क्या लिख देंगे, P, यानी कि इधर पहले तो बचेगा 1/4πε0 लिख दें, बिल्कुल। तो ये बचेगा 1/4πε0 2QL, इसकी जगह क्या आ गया, P अपान, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो r² + l² और रूट में r² + l², जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा r² + l² की पावर 3/2। ये क्लियर है भाई, ये इसकी पावर क्या है 1, r² + l², यहाँ पे क्या है r² + l² की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो समझो ऐसे आया, r² + l² की पावर 1 थी, ठीक है, और प्लस इसकी क्या थी 1/2, तो 1 + 1/2 करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इसको हटा दें, ठीक है। अब देखो बच्चों E बराबर क्या आएगा भाई, ये आएगा 1/4πε0 P अपान, अब देखो फिर वही बात है कि जो R है ये बहुत बड़ा होता है, प्रैक्टिकली R स्मॉल r की वैल्यू जो होती है वो L से बहुत बड़ी होती है, डायपोल लेंथ बहुत छोटी होती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसके स्क्वायर में l² को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब r² + l² की जो वैल्यू आएगी वो r² के ही बराबर आएगी, ठीक है। तो r² + l² क्या लिख सकते हैं, r² ही लिख सकते हैं, यानी कि अपान में आ जाएगा r² और इसकी पावर कितना है 3/2। अब देखो बच्चों पावर से पावर हट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा E = 1/4πε0 P/r³। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन या एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज = 1/4πε0 P/r³। अगर इसकी डायरेक्शन पूछी जाए, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई है भाई, इन दोनों के सम से आई, मतलब इधर आई है, तो E की डायरेक्शन इधर है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किधर होगा, ये प्लस, ये माइनस से प्लस, और हमको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस इधर जाएगा, P इधर होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से क्या होगी, अपोजिट साइड होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे ना क्या, E वेक्टर इज इन अपोजिट टू P वेक्टर। जो E वेक्टर होगा वो P से क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टी साइड होगा, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।